हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पीरियलिज्म। सो व्हाट इज इम्पीरियलिज्म? Imperialism is the policy or act of extending a country's power into their territories or gaining control over an other country's politics or economics। मतलब ये कि इम्पीरियलिज्म कहते हैं हम कि एक पावरफुल कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री पे एक कमज़ोर मुल्क के ऊपर कब्जा करता है, उसे कंट्रोल कर लेता है, उसकी इकोनॉमी को, उसके पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है इनडायरेक्ट वे में। मतलब ये कि इम्पीरियलिज्म है कि वो वहाँ पर जाकर बसते नहीं है, एक कमज़ोर मुल्क के अंदर जाकर बसते नहीं, लेकिन उसकी इकोनॉमी को, उसकी पॉलिटिक्स को, उसके सोशल सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं अपनी पावर की फॉर्म में। वो पावरफुल होते हैं, इसलिए जो डेवलपिंग कंट्री है, जो कमज़ोर मुल्क है, कमज़ोर मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी है, वहाँ पर उनका अपना कल्चर भी है, वहाँ पर उनकी पॉलिटिक्स भी है, उनके मॉरल राइट्स भी हैं, उसके अंदर एक्सप्लोरेटरी सिस्टम भी है। तो इन सारी चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। पावरफुल कंट्री इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेता है इनडायरेक्ट वे में। वहाँ पर जाकर काबिज नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कब्जा ही करते हैं। चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने का मकसद क्या है? वहाँ पर कब्जा करना। वहाँ पर खुद जाकर बसते नहीं, लेकिन वहाँ की चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया जॉन एटकिंसन हॉब्सन ने अपनी बुक इम्पीरियलिज्म अ स्टडी के अंदर 1902 में। 1902 के अंदर इस टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इम्पीरियलिज्म टर्म को। तो इम्पीरियलिज्म वर्क कैसे करता है? हाउ इम्पीरियलिज्म एक्चुअली वर्क्स, कि किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं, कब्जा करते हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर। इम्पीरियलिज्म वर्ड आया है लैटिन टर्म इम्पीरियम से, जिसका मतलब है टू कमांड। कमांड करना क्या मतलब हुकूमत करना। तो इम्पीरियलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक मुल्क ज़्यादातर दूसरे मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो वसाइल हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मैशत को बेहतर बनाने के लिए उनके वसाइल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक पावरफुल मुल्क जो है, वो एक डेवलपिंग कंट्री या जो कमज़ोर मुल्क है, उसके वसाइल को इस्तेमाल करेगा अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी ज़रूरत है, उनको उनके वसाइल की ज़रूरत है, तो ये उनका हक है और उसको हक समझते हुए वो कंट्रोल कर लेते हैं। इम्पीरियलिज्म को अक्सर कॉलोनियलिज्म के साथ मिलाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों एक ही टर्म है, यानी कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। इम्पीरियलिज्म के अंदर कंट्रोल लिया जाता है दूसरे मुल्क की सियासत पे, उनकी इकोनॉमी पे, लेकिन वहाँ पर कब्जा नहीं किया जाता, अपने सेटलर्स को वहाँ पर भेजा नहीं जाता। तो इम्पीरियलिज्म के अंदर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, वहाँ पर जाकर काबिज नहीं होते, इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल होता है। जबकि कॉलोनियलिज्म के अंदर, कंट्रोल के अंदर अपने सेटलर्स भेजे जाते हैं उन मुल्कों में और उनके ऊपर कब्जा किया जाता है। तो ये डिफरेंस है इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अंदर। तो इम्पीरियलिज्म में एक मुल्क दूसरे मुल्क को कंट्रोल करता है, उनके वसाइल को इस्तेमाल करता है और उसे एक ज़ीरो सम गेम समझता है। ज़ीरो सम गेम का क्या मतलब है? मतलब ये कि एक इंसान को फ़ायदा हो और दूसरे को नुकसान हो। तो ये इम्पीरियलिस्ट मानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी वसाइल हैं, वो उनको इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, और ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे मुल्क को कंट्रोल करेंगे, उनके वसाइल को इस्तेमाल करेंगे और उसके बदले में उनके हाथ क्या आएगा? सिर्फ नुकसान। तो ये इम्पीरियलिस्ट मानते हैं कि ये उनका हक है। जैसे कि डार्विनिज्म कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो भी इस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली सरवाइव करने की पावर रखता होगा, वो ही इस सोसाइटी में सरवाइव कर सकेगा। तो यही इम्पीरियलिज्म का मानना है, इम्पीरियलिस्ट्स का मानना है। जो मुल्क पावरफुल होते हैं उनका मानना है कि वह दूसरे मुल्क के वसाइल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये उनका हक है, क्योंकि वो पावरफुल हैं, इसलिए वो उनको कंट्रोल करेंगे।
तो इम्पीरियलिज्म का अल्टीमेट गोल होता है दूसरे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए। ज़्यादातर इम्पीरियलिस्ट वही कंट्रीज़ होते हैं जो कि दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा करने की ताकत भी रखते हैं, तो वही लोग कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्ट वे के अंदर। तो ये है इम्पीरियलिज्म, जो कि दूसरे मुल्कों के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं इनडायरेक्ट वे में। अब हिस्टोरियंस इनको जस्टिफाई कैसे करते हैं? हिस्टोरियंस इम्पीरियलिज्म को जस्टिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज के अंदर। नंबर 1 पर है इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर वो कहते हैं कि वो किसी मुल्क से कॉटन, सिल्क या कोई भी और रिसोर्सेज लेते हैं तो उनको उनकी ज़रूरत है, तो वही रिसोर्सेज वो हासिल करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, तो ये गलत चीज़ नहीं है। नंबर 2 पर है कल्चरल। किसी भी मुल्क का कल्चर जो है वो उसे बदलते हैं और कहते क्या हैं कि हम क्योंकि आपसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं, आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इसलिए ये हमारा हक है कि हम आपके कल्चर को बदल दें। नंबर 3 पर है पॉलिटिक्स। तो इम्पीरियलिस्ट का ये कहना है कि वो किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में इसलिए करते हैं कि उन्हें डर होता है कि वो हमला ना कर दें या अदरवाइज कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए ये उनका हक है पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। नंबर 4 पर है मॉरल और रिलीजियस। तो उनका ये मानना है कि जो उस मुल्क के रहने वाले लोग हैं वो उनको हक देते हैं, उनके राइट्स देते हैं, इसलिए उन्होंने उन पे कंट्रोल किया है। तो इस तरह से हिस्टोरियंस जो हैं वो इम्पीरियलिज्म को जस्टिफाई करते हैं, इम्पीरियलिस्ट को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म सबसे ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस है। जब से दुनिया बनी है और जब से लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जब से इंसान की एग्जिस्टेंस है, तब से इम्पीरियलिज्म प्रैक्टिस में है। लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू किया मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, मुख्तलिफ अक़वाम के ऊपर, जैसा कि अमेरिका है, यूरोप है, एशिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर कब्ज़ा, चाइना है, उसने अपने बॉर्डर्स ब्रॉड कर लिए और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उन्होंने कब्ज़ा किया मुख्तलिफ जगहों पर। अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा हुआ, यूरोप ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर, उन पर कब्ज़ा किया, उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल किया। तो आज भी आप जब भी देखें दुनिया में हर जगह पर इम्पीरियलिज्म है। किसी न किसी पावरफुल कंट्री का किसी लेस पावरफुल कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, किसी गरीब मुल्क के ऊपर कब्ज़ा है हर फॉर्म के अंदर। पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है। जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपना कंट्रोल रखते हैं। यूरोप के अंदर रोमन्स आए, उन्होंने वहाँ पर आकर अपना कंट्रोल किया। रोमन्स के बाद दोबारा से जो इंग्लिश थे उनका कंट्रोल हुआ यूरोप के ऊपर। उसके बाद चाइना है, उसका कंट्रोल। उसके बाद एशिया है, उस पर यूरोप का कंट्रोल। उसके बाद अमेरिका है, उसका आज पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल है। तो हर जगह पर हम ये कंट्रोल देखते हैं। इम्पीरियलिज्म हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम देखते हैं। अफ्रीका है, उसके रिसोर्सेज आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके लोगों को स्लेव्स बनाकर रखा जाता है, जबकि अफ्रीका के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि उसके लोग कभी भी गरीब नहीं हो सकते। लेकिन वो रिसोर्सेज कौन इस्तेमाल कर रहा है? अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और अफ्रीका के लोगों को उन्होंने स्लेव्स बनाकर रखा हुआ है। तो आज भी इम्पीरियलिज्म देखते हैं हम हर जगह पर, हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर। इम्पीरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर 1। कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक अहम रोल प्ले किया इम्पीरियलिज्म के अंदर, इसकी एक्सपेंशन के अंदर। 1800 के अंदर रॉ मटेरियल्स जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर यूज़ होते थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के रॉ मटेरियल को अपने मुल्कों में लेकर जाते थे और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते थे, जिसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो आपस में ही लड़ पड़े। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कंपटीशन बढ़ गया और कंपटीशन के बढ़ने से पॉलिटिकल टेंशन्स इंक्रीज हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। तो ये मेन रीज़न कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 1 की और इम्पीरियलिज्म की एक्सपेंशन की, जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म के टाइप्स में नंबर 1 पर है कल्चरल इम्पीरियलिज्म। ये एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर पावरफुल जो कल्चर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनके मीनिंग्स हैं, उनको लेस पावरफुल कल्चर के ऊपर डोमिनेट कर दिया जाता है।
यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पावरफुल कंट्रीज अपने कल्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसे कहते हैं कल्चरल एम्पेरियलिज्म। नंबर 2 पर है इकोनॉमिक एम्पेरियलिज्म। मतलब ये कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल ले आता है, दूसरे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल कर लेता है। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक इंग्लिश रॉयल चार्टर की कंपनी है जिसके अंदर प्रॉफिट जो है स्पाइसेस, जो इंडियन स्पाइसेस का प्रॉफिट है वो उन्हें जाता है, यानी कि इंग्लिश रॉयल चार्टर को जाता है वो, लेकिन कंपनी इंडिया के अंदर है। तो ये है इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म। उसके बाद है इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कमज़ोर ममालिक हैं, उनके एकोसिस्टम को, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, तबाह किया जाता है पावरफुल कंट्रीज़ के फ़ायदे के लिए। तो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, ये एक तरह का टेररिज्म है, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए जो एकोसिस्टम है डेवलपिंग कंट्रीज़ का उनको तबाह कर दिया जाता है। और नंबर 4 पर है न्यू इम्पीरियलिज्म। न्यू इम्पीरियलिज्म के अंदर वो डिस्कस करते हैं हर वो कंट्री, हर वो कॉन्टिनेंट जिसने पावर हासिल की, जिसने कंट्रोल किया दूसरे डेवलपिंग कंट्री का। पहले तो ये था कि सिर्फ यूरोप का कंट्रोल था पूरी दुनिया के ऊपर या डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, लेकिन बाद में जापान और अमेरिका भी इसका पार्ट बन गया और वो भी अपना कंट्रोल करने लगे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। तो न्यू इम्पीरियलिज्म में उन्हें भी डिस्कस किया जाता है, यानी हर उस मुल्क को डिस्कस किया जाता है जो पावरफुल है और जिसने कंट्रोल लिया हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज का। तो ये है इम्पीरियलिज्म। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।